हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. अभी तक का कितना टाइम टेबल आपका कंप्लीट हुआ? चलो बैग नीचे रखो। बैग ये देखो, नीचे बैग रखने के लिए जगह बनाई हुई है। हाँ, अरे रख लो, किसी को पैर में नहीं लगना चाहिए। यूनिफॉर्म किसके किसका नहीं है? हाँ, अच्छा, तो साइज़ की प्रॉब्लम आ गई है। चलो कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों की क्लास। आप लोगों ने एक ही दिन में इसको लाइव कर दिया पूरा। वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट, शानदार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास में। और 2 साल के टाइम टेबल पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले 2 ईयर का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कैसे गुरुकुल में 2 साल बिताने हैं, 2 साल में क्या क्या सेगमेंट है, टीना डाबी ने क्या किया था ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कब उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, प्रिपरेशन के क्या मॉड्यूल उनके रहे, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ से शुरू करते हैं और टाइम टेबल को सबसे पहले समझना शुरू करते हैं। क्लियर? आइए। तो 2 साल के जो गुरुकुल का हमारा कॉन्सेप्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी जब आप लॉन्गर प्रिपरेशन करें, जैसे आप आफ्टर 12th आते हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो उसको हमेशा 2 पार्ट में हमेशा तोड़कर पढ़ाई करनी चाहिए। अब उसको जरा देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि टीना डाबी ने कैसे अपनी पढ़ाई की थी, राइट। और टीना डाबी का बेसिक सेगमेंट क्या था। टीना डाबी कौन थी? आईएएस टॉपर, और आज भी मोस्ट सेलिब्रेटेड आईएएस ऑफिसर के रूप में जानी जाती हैं, राइट। राजस्थान कैडर है उनका। और बहुत ही आज भी वो सोशल मीडिया पे वो एक पैराडाइम, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने आईएएस को सेलिब्रिटी में मूव करा दिया। उनके इतने फॉलोअर बहुत ज़्यादा, मेरी खुद की सिस्टर उनकी फॉलोअर रही है। जब उसने आगे चलकर नेक्स्ट ईयर यूपीएससी क्रैक किया तो वो अपने सामने टीना डाबी की फ़ोटो रखती थी पढ़ाई करते समय, और आगे चलकर रैंक 51 आई। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट हमारी फैमिली के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग पढ़ाई कैसे करते हैं और आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। जो हमने चैलेंज लिया 12 घंटे का, वो 2 साल के बच्चों के लिए हम 10 घंटे का चैलेंज उसको कर रहे हैं। ठीक है, सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक का हम एक चैलेंज कर रहे हैं। और गुरुकुल में देखिए आपको फर्स्ट क्लास बैठने की जगह है, और मेरे ख्याल से बहुत ग्रीन और बहुत क्लीन क्लासरूम है। अगर आप देखेंगे बाकी मुखर्जी नगर कभी जाएंगे तो आपको बाहर खिड़कियाँ नहीं दिखती हैं। वो एक घटना हुई थी आग की, अगर आपके वीडियो देखेंगे तो उसमें रोशनी आने की कोई चॉइस ही नहीं थी। यहाँ तो आप इतनी सीढ़ियाँ निकलने के लिए, फायर एनओसी है, एवरीथिंग इज़ हेयर। आप बाहर देखिए क्या सुंदर सा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, पाम ट्रीज और ये पूरी हरियाली। आप लोगों ने क्लास को भी इतना ग्रीन और बड़ा सुंदर सा बना दिया है, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। ये भी बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी जगह बैठने जा रहे हैं जहाँ आपको लगभग 2 साल एक एवरेज 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए मैंने आपको गुरुकुल में ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप खुद से अपनी क्लास को डेकोरेट करें, अपने मोटिवेशनल कोट्स लिखें, अपने तरीके से डेवलप करें, एक फैमिली फीलिंग लेकर आएँ। गुरुकुल यही है। क्योंकि गुरुकुल में सिर्फ हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गुरुकुल में हम अपने हेल्थ, अपनी मेडिटेशन, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो टीना डाबी को अगर आप ध्यान से देखा होगा सबने, फोटो देखी होगी, वीडियो देखा होगा। आज टीना डाबी, जब उनकी वीडियो, वो ऑफिस में भी बहुत बेहतरीन काम के लिए जानी जाती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत कम टाइम में उनकी ग्रोथ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो, बहुत कम टाइम में उन्होंने ग्रोथ ये ली है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। पर्सनैलिटी बहुत से उनके साथ 2015 में बहुत से लोग आईएएस बने होंगे, आप शायद 10 के भी नाम नहीं याद, आपको याद होगा, याद है आपको? तो 2015 से कंसिस्टेंट वो सोशल मीडिया पे अपने काम को दिखा रही हैं, लाखों यूथ को वो इन्फ्लुएंस कर रही है। मेरी खुद की सिस्टर जब इन्फ्लुएंस हुई तो मैं दूसरे की बात क्या कहूँ। तो एक पर्सन और एक पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप अगर एक पर्सनैलिटी के फॉर्म में हैं तो आप क्या करेंगे? आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, एक लीडरशिप में लेकर जाएंगे।
तो सेम यही फंडामेंटल हमारा टीना डाबी के साथ रहा है और हम वही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने कैसे कहा। अब जैसे आपको यॉर्निंग हो रही, नींद आ रही है, हर क्लास में ऐसा होता है, क्यों हो रही नींद, क्यों आ रही है आपको, क्या रीज़न है, आपने नींद पूरी नहीं की रात में, क्यों देर तक जगे थे, क्यों जगे थे, बॉडी पेन कर रहे थे देर तक जगे थे, कल तो संडे था, आपको सोना चाहिए था, तो दिन में क्या किया आपने, मुखर्जी नगर चले गए थे, क्यों गए थे, हाँ बुक्स लेने या घूमने, हाँ कौन सी बुक्स ली, गुड, कोई बात नहीं है, वो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते थे, हाँ चलो कोई बात नहीं है। तो हमेशा कोशिश करो, जैसे सुबह एक्सरसाइज की थी आज, नहीं की होगी, नहीं की, क्योंकि जब हमें उबासी आती है इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है हमारी बॉडी में। एवरीथिंग इज साइंटिफिक, हमारा हर चीज़ साइंटिफिक है। तो अब हमें समझना पड़ेगा टीना डाबी ने क्या किया, कैसे उनकी पढ़ाई है। तो उन्होंने लगभग 11th के बाद से ही, आफ्टर 11th उन्होंने बहुत सीरियस अपना जो करंट अफेयर्स है, मैपिंग है, मैगजीन्स हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि वो मैगजीन्स और करंट अफेयर्स उन्होंने 11th के बाद पढ़ना शुरू कर दिया था। एक ये पर्सपेक्टिव रहा। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ जो गुरुकुल में आप यूज़ करेंगे वो एक दूसरी चीज़ है। जब मैंने टीना डाबी के स्टडी, उनके बहुत से टाइम टेबल और उनके बहुत से वीडियोस पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने जो लास्ट का ग्रेजुएशन और लास्ट में जो 1 साल उन्होंने बहुत सीरियस प्रिपरेशन की थी, उस दोनों का जो एवरेज निकल कर आया वो समझने की ज़रूरत है कि टीना डाबी का जो 3 साल का 3 इयर्स का जो एवरेज स्टडी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एवरेज स्टडी। एवरेज का मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, अगर आप उन घंटों को उन दिनों से डिवाइड करें तो आपको एवरेज निकल कर आता है। एवरेज स्टडी 8 आवर्स रही है, 3 इयर्स कंसिस्टेंट 8 आवर्स। और इनकी सबसे खास बात है कि ये अच्छी स्कॉलर रही हैं, इसकी वजह से ये बड़ी फोकस होकर पढ़ाई करती थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी सिविल सर्विसेज में अच्छे पदों पे थे, इनके घर में पढ़ाई का बहुत माहौल था और शुरुआत से इनको स्कूलिंग बहुत अच्छी मिली है, और इस वजह से ये बहुत फोकस स्टडी करती थी। इट्स नॉट अबाउट ओनली 8 आवर्स, इट्स अबाउट द फोकस 8 आवर स्टडी, जो किसी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए शायद 12-13 घंटे की प्रोडक्टिविटी के बराबर है। तो पहली बात, इन्होंने एक तो कंसिस्टेंसी, यानी लगातार इन्होंने मेहनत की, पहली बात तो ये समझो कंसिस्टेंसी। दूसरा फोकस स्टडी, यानी कि जब उन्होंने पढ़ाई की तो उन्होंने बहुत फोकस होकर पढ़ाई की। तीसरा, इनकी प्रोडक्टिविटी जबरदस्त रही। प्रोडक्टिविटी मतलब जब लास्ट ईयर में ये गई तो इनका एवरेज 12 घंटे तक पहुंच चुका था, तो 12 आवर। तो टीना डाबी का जो 3 साल पढ़ाई का एवरेज है वो 8 घंटे है। अब कैलकुलेटर निकालो सब लोग, 365। अब तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, 365 को 8 से गुणा करो, बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितने आवर्स की स्टडी टीना डाबी के पास एवरेज रही है। 8,000, 8,760 आवर्स पढ़ाई एवरेज, जिसमें कभी उन्होंने 12 घंटे भी पढ़ाई की, कभी उन्होंने 11 घंटे पढ़ाई की, कभी हो सकता है छुट्टी भी ली, बीमार पड़े, सब कुछ होता है। बट उनकी जो कंसिस्टेंसी, जो उनका एवरेज है वो 8 घंटे के बराबर। आप इंटरनेट पे जाके वीडियो देख सकते हो, पुराने न्यूज़पेपर के आर्काइव्स पढ़ सकते हो, उनके इंटरव्यूज पढ़ सकते हो, बहुत कुछ है। तो ये मैंने निकाला कि 8 घंटे का जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रही, राइट, ये मेंटेन रही। और ये तो रहा कंसिस्टेंसी की, लगातार उन्होंने ये मेंटेन किया, 3 साल तक मेंटेन किया। ये बहुत फोकस होकर पढ़ाई करते रहे, इन्होंने हर साल के अपने टारगेट बनाए कि मुझे इस साल अपना ये अचीव करना है, नेक्स्ट ईयर मुझे ये अचीव करना है। इसके बाद इन्होंने उन घंटों की जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि मेरा 1 घंटे हम बैठे तो मेरा आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है टुवर्ड्स यूपीएससी, मेरा आउटपुट क्या है, वॉट एवर इन आंसर राइटिंग, वॉट एवर इन रिवीजन, इन टेस्ट, एवरीथिंग। तो इन्होंने लगातार इस पर काम किया। अब गुरुकुल में क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं, गुरुकुल में जो आपकी क्लासेस हैं, जो पॉलिटी है वो 2 तारीख से शुरू होगी, 2 मई से। उससे पहले हम अपने आप को बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तैयार करें, क्योंकि ये जो वर्ड तीसरा है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी। क्योंकि बहुत से लोग चेयर पे बैठ जाएंगे 8 घंटे 10 घंटे, बट उस जब चेयर पे आप बैठे, तो गुरुकुल आपको ये सिखाने जा रहा है कि जब आप चेयर पे बैठेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या निकल कर आ रही है, यानी आप आउटकम क्या दे रहे हैं। तो यहीं पर जो इस मेरा प्रोडक्टिविटी टूल जो सीख लेगा वो किसी दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएगा।
सिर्फ 8 घंटा बैठाना आपका पर्पस नहीं है, 8 घंटे के अंदर आपका आउटपुट क्या है, इस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो अब हम इन 3 चीजों को लिख लो कि हमें पहली बात तो कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा वर्ड है, मुझे ईमानदारी से बताओ इससे पहले सब लोग जो ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन यहाँ पे भी हैं, कि आप लोगों ने कितनी बार टाइम टेबल बनाया अपनी ज़िंदगी में, 10th 12th सब में, और कभी एक हफ्ते से ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे, 1.5 हफ्ते रह लीजिए, चलो कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम है 2 हफ्ते हो गए मार कुटाई करके, ऑनेस्टी के साथ हाथ खड़ा करो कि टाइम टेबल बनाया लेकिन कभी भी मन में जो सपने देखे वो कभी पूरा नहीं कर पाए। कितने लोग हैं कि टाइम टेबल कल से तो मैं पक्का इतनी देर पढ़ूंगा, नहीं हमेशा पूरा किया? हाथ खड़ा करो किसने फॉलो नहीं किया। आई एम आस्किंग अबाउट द कंसिस्टेंसी। फॉलो नहीं किया, बनाया, दीवार पे चिपकाया ऐसे सुंदर सुंदर, और उसके बाद कभी उधर ध्यान नहीं दिया। हाँ, हमेशा किया, कंसिस्टेंट रहे। 12th में फिर क्या हुआ? कंसिस्टेंसी एक हैबिट होती है। ऐसा होता है कि 11th में ब्रश किया था 12th में छोड़ दिया था, क्यों? 1 साल ब्रश कर लिया, 1 साल छोड़ दो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हैबिट। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी एक हैबिट होती है कि कोई तुमसे कहे या ना कहे तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो, बिकॉज इट बिकम योर हैबिट, ये तुम्हारी आदत पड़ चुका है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, हमसे कहते हैं कि लोग भाई इसको टीवी की आदत हो गई, वीडियो गेम की आदत हो गई है, इसको फलाना खाने पीने की आदत हो गई। हम पढ़ने की आदत के बारे में बात नहीं करते, हमारा समाज पढ़ने की आदत के बारे में बात नहीं करता है। सो कंसिस्टेंसी, हैबिट इन रीडिंग। तो टीना डाबी को जितना मैंने स्टडी किया है या जितने भी टॉपर्स को मैंने देखा है, पढ़ना उनकी हैबिट हो जाती है। वो बिल्कुल उल्टा बिहेव करते हैं, अगर उनको पढ़ने को ना मिले, उनके घर में कोई मेहमान आ जाए, वो रोना शुरू कर देते हैं, वो दुखी हो जाते हैं कि मुझे आज मेरा इतना देर पढ़ने को नहीं मिला। सो जब ये चीज तुम्हारे अंदर आ जाती है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब जैसे देखिए ऑनलाइन में बहुत से लोग लिख रहे हैं मुझसे नहीं हो पाता है सर, ठीक है, और मेरा इतना % आया, बहुत सी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो तमाम तरह के लोग जो है वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं कि कंसिस्टेंट, 3 वर्ड याद रखना, कंसिस्टेंसी यानी लगातार पढ़ना है। दूसरा फोकस, आपका दिमाग बार बार डाइवर्ट होगा, दिमाग बार बार डाइवर्ट होगा, फोकस आपका नहीं फिक्स रहेगा। याद है, आपका दिमाग भटकेगा। जैसे आज सुबह मैंने एक टूल बताया था फोकस रखने के लिए, कितने लोगों ने सुबह मेंटरशिप की क्लास ली थी? ईमानदारी से बताओ, क्यों नहीं लिया? और सुबह एक बहुत पावरफुल तरीका बताया था कि कैसे दिन भर फोकस रखना है, फिर अभी दोबारा बताऊंगा। और तीसरी चीज है प्रोडक्टिविटी। ये 3 चीजें अगर आपके शेड्यूल में है तो आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे, राइट। अब चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि टीना डाबी 8 घंटे मैनेज कर रही थी और उनका टोटल आवर निकल कर आया 8760 घंटे। ये जो उन्होंने यूपीएससी के लिए बिताए। और एक बड़ा फेमस कोट है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी काम को 10,000 घंटे तक करते हैं सो यू विल बी द प्रो। आपने भी पढ़ा होगा कि अगर आप किसी हैबिट को 10,000 घंटे तक करते हैं यू बिकम प्रो। तो अब यहां हम वही बात करने जा रहे हैं कि हम गुरुकुल में कैसे 2 साल चीजों को मैनेज करेंगे, या अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो तरीके हमारे क्या होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हम गुरुकुल में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। गुरुकुल 2 ईयर, 2+1 लिख लो इसको, 2+1। अभी मैं बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं 2+1। और हम 2 मई से अपना इस परिवार को पॉलिटी में जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट में आपको क्यों नहीं लेकर गया, अब आपको अनुभव हो गया होगा। आज हम पॉलिटी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना सीख रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ढेर सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको एक बड़ा पैराडाइम मिल रहा होगा, कभी इधर कभी उधर, कभी हम डिबेट क्लब में चले जा रहे हैं, कभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कई एक्टिविटीज आप टच कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली पॉलिटी शुरू कर देते तो आप कभी भी अपने जो एक शिफ्टिंग है, बस एक चीज, जो एक शिफ्टिंग है उससे ज्यादा आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, आप फंस जाते वहां पे, राइट। आपको लगता कि हम ये पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स इसको रट ले। आज जैसे पॉलिटी के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं 360 में, अब आपको समझ में आ रहा है कि छोटे से एक वर्ड से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं।
कैसे एक टॉपिक से कितने टॉपिक निकाले जा सकते हैं, कैसे प्रीलिम्स फाइटर की बुक को पढ़ा जाता है। ये जो हमारा पहला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें बियॉन्ड द लाइन, आपको परेशानी भी हो रही है, मैं जानता हूं कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, आप ये तो मुझसे क्वेश्चन करते हो, समझ में नहीं आ रहा टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये परेशान करना ही मेरी आदत है, क्योंकि जब तक आप ये परेशान नहीं होगे तब तक आप ये सोच नहीं पाओगे कि यूपीएससी में सब्जेक्ट नहीं टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं? टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अब वो टॉपिक्स क्या है? वो टॉपिक्स है जहां पर हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लिंक कर सकें, पॉलिटी को सोसाइटी से, सोसाइटी को इकोनॉमिक से लिंक कर सके। तो इसके लिए पहले हमें अपने दिमाग को खोलना पड़ता है। ज्यादातर एकेडमी क्या करती हैं, पहले आया सिलेबस दे दिया, सिलेबस देके लेक्चर डिलीवर कर दिया, मामला खत्म। उससे क्या होगा? उससे आप कभी भी अपना आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, आप एक डायमेंशन में बंद कर रह जाओगे। और मैं पहले भी कह रहा हूं कि यूपीएससी डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है। आईआईटी है, नीट है, सीए है, ये सब डोमेन स्पेसिफिक है। आईआईटी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चौथे की चीज की जरूरत नहीं है। नीट में जा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चौथे चीज की जरूरत नहीं है। यूपीएससी में आपको हर चीज की जरूरत है। आप सीसैट में मैथ्स भी पढ़ोगे, आप इंग्लिश भी पढ़ोगे, कंप्रीहेंसिव भी पढ़ोगे, आप पॉलिटी भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, सब कुछ, साइंस भी पढ़ना है आपको, तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, कॉमर्स का भी पॉइंट पढ़ना है आपको। तो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। और आप चूंकि यहां सीखने आए हो, जो 2 ईयर बैच है वो हमारा सीखने का बैच है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम शुरुआत में अपने दिमाग को फ्रीज कर देंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हम सोच ही नहीं पाएंगे। आज इतने दिनों में 360 की क्लास में बैठ के आपको इतनी नॉलेज हो चुकी होगी, यार इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पॉइंट से इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये बात बहुत से स्टूडेंट को साल भर नहीं पता चल पाती है। तो आपने अपने दिमाग को ओपन कर लिया। दूसरा, हमने गुरुकुल में 75 डेज का चैलेंज शुरू कर दिया। उस चैलेंज का बेस क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम जब इस जर्नी को आगे लेकर बढ़ेंगे, हम इस जर्नी को लेकर आगे हम सुनेंगे, समझेंगे, तो ये जर्नी क्या है, ये कैसे काम करेगी, इस पे थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। राइट? हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. चलिए, तो टीना डाबी ने जो अपना एवरेज मेंटेन किया वो था कितना? 8 आवर्स। लास्ट में पुश करते हुए वो 12-12 घंटे पढ़ाई करती थी, फाइनल जब उनको जिस साल एग्जाम देना था। और इतना देना पड़ेगा, जब सिलेबस इसका इतना वास्ट है कि इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अब कैसे हमें मेंटेन करना, जरा इसको देखो। सो सबसे पहले हम यहां पर अभी हम 10 आवर्स का चैलेंज लेंगे गुरुकुल में, 10 आवर्स का। ठीक है, 10 घंटे आप चेयर पे बैठेंगे, सुबह 10 बजे से रात में 8 बजे। 8 बजे आप दोनों जो हैं वो उठेंगे। अब इस 10 घंटे में क्या होगा, तुम्हें लग रहा होगा साइकोलॉजिकल कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं। इसमें आप थोड़े समय के लिए लंच करेंगे, पावर नैप सीखेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, थकान होगी, दोपहर में नींद आएगी, सब कुछ होना है इसमें। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ऐसा होगा कि यहां पर इस पूरे फ्रैक्शन में आपका जो इफेक्टिव स्टडी निकल कर आएगी, जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव स्टडी, वो केवल और केवल 7 to 8 आवर्स होगी। केवल ये 7 घंटे से नीचे भी जा सकते हैं, आप कभी कैलकुलेट करके देखिएगा। अभी आपको जब मैं प्रोडक्टिविटी टूल दूंगा तो ये हार्डली 7 आवर्स इतना ही निकलेगा। और हमें पता है कि हमें 8 घंटा टीना डाबी की तरह मेंटेन करना है, हमें आगे चलकर 12-12 घंटे भी हमें एवरेज करना है। इतने दिनों में आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप 365 के 365 डेज नहीं पढ़ाई कर सकते। सर में दर्द, बुखार, तबीयत खराब होना, एग्जाम, ठीक है, घर में शादी ब्याह फंक्शन सब कुछ होता है, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी कंडीशन में आप 365 के 365 दिन नहीं पढ़ पाएंगे।
यही मैंने वर्ड कहा, ये कैलकुलेशन हम गुरुकुल में लेकर चलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि इफेक्टिव आपकी जो स्टडी, त्योहार होंगे, होली है, दिवाली है, ईद है, अगर 2-2 दिन भी निकाला जाए, आना जाना सब कुछ, तो ये होगा ही होगा। कुछ अनवांटेड कंडीशन हो जाएगी, कोई घर में बहुत बीमार हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, वो मैंने जितना बच्चों के साथ स्टडी की है, वो 360 दिन, जो 65 दिन, उसमें मुश्किल से 300 से 310 दिन, इतना ही एवरेज आप पढ़ पाते हो। अब यहां पर मैंने जो कैलकुलेशन की, आप खुद करो, कि टीना डाबी के पास 8760 घंटे उसके एवरेज निकल कर आए। ठीक है, किया आपने। अब जरा इसको एक एवरेज निकाल कर देखो, 8 घंटे, इसको 8000 घंटे ही मान लो। तो अगर तुम 300 दिन के आसपास तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी आ रही है, अब 300 डेज को 8 से मल्टीप्लाई करो, करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 48। तुम्हारा इसका जस्ट 50% निकल रहा है कि नहीं? 50 to 60% निकल रहा है कि नहीं? अब आपको मैं आपसे 2 साल बाद की तस्वीर बता रहा हूं कि तुम गुरुकुल में हो और हमने ये चैलेंज दिया है, तुम इतना यहां, इतना तुम्हारे ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। बाकी एकेडमी में तो बच्चा आया और बच्चा चला गया, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया ना कि मुझे एक एकेडमी के स्टूडेंट ने बताया कि हमारा बैच 400-500 बच्चों का बनता है और हार्डली 100-150 बच्चे ही इसके बाद 2 महीने बाद आते हैं और कोई उन पर ध्यान देने वाला नहीं होता है। तो यहां पे कम से कम अटेंडेंस हो रहा है, देखिए बोर्ड पे भी लगा दिया गया कितना बढ़िया तरीके से, इन आउट। तो ये सारी चीजें जो है वो यहां हो रही। अब आप देखिए कि आपका एवरेज कितनी स्टडी है, आप खुद कैलकुलेट करिए, लिखते जाइए इसको। ये आज जो हम काम करेंगे ये तुम्हें बताएगा कि अगर गलतियां करोगे तो कहां करोगे। ठीक है, मान लो बीमार पड़ गए, थक गए, किसी दिन मन नहीं हुआ रहे यार आज क्लास नहीं जाएंगे, तो तुम्हारा जो एवरेज निकल कर आएगा वो 300 दिन से ज्यादा नहीं है साल का। अब 300 को 8, अगर तुम यहां रोज के रोज ये चैलेंज पूरा करते हो, जो 75 डेज चैलेंज हमारा 10 घंटे का चैलेंज है, उसमें भी 2 घंटे तुम निकाल के देख लो, तुम्हारा हार्डली 7 से 8 घंटा निकल रहा है, 7 to 8। और प्रोडक्टिविटी टूल जिस दिन बता दूंगा उस दिन, अभी नहीं बता रहा हूं जानबूझ, क्योंकि डिप्रेशन में आ जाओगे, क्योंकि परसेंटेज में तुम बात करना शुरू करो, आज मेरा दिन 70% रहा, आज 60% रहा, तो वो तुम्हारा और डाउन चला जाएगा। तो अभी हम सिर्फ तुम्हें बैठना सिखा रहे हैं गुरुकुल में, कि बैठो कम से कम चेयर्स पे। तो तुम देखो कि जो टॉपर है उससे भी अभी मैं कॉप अप नहीं कर पा रहा हूं। हो रहा है तुमसे? मैथमेटिकली जा रहे हो तुम? नहीं जा रहे हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहला काम गुरुकुल में, कि जितना हो सके पहला काम तुम्हें रखना है कि क्लास में रेगुलर रहो, जितना पॉसिबल हो सके। अगर मान लो थोड़ा बहुत शरीर में दर्द है, कोई बात नहीं, क्लास में बैठो, छोटी छोटी बातों के लिए छुट्टियां मत लो। ठीक है, जितना हो सके अपने फैमिली को बोल दो कि देखो भाई हम अभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है, मेरे बिना भी शादी ब्याह होंगे, टेंशन मत लो, जिसको जो करना वो करेगा तुम्हारे बिना भी। तो आप जितना हो सके अपने आप को टेम्पटेशन से बचाओ। कि उजांग सर ने मुझसे बोला है कि 300 दिन का एवरेज मुझे मिलेगा, और अगर मैं टीना डाबी के कंपैरिजन में पढ़ाई कर रहा हूं तो भी मेरा एवरेज कम हो रहा है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको कम से कम 320 दिन या 330 दिन करने की कोशिश करूं, एनी हाउ। कम बीमार पड़ो। अब कम बीमार पड़ने के लिए तुम्हें हेल्थ हैबिट्स और फूड हैबिट्स दोनों चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रेगुलर योग करना, एक्सरसाइज करना, रेगुलर जो है अच्छा फूड इंटेक करना, न्यूट्रिशनल फूड, कि मेरी एनर्जी बनी रहे। जैसे अभी इनको जमाई आ रही है, क्यों? क्योंकि ये कल मुखर्जी नगर गए और थक गए, और मैं कल वृंदावन में था और सुबह उठ के क्लास ले ली, ट्रैवलिंग करके भी आ गया। तो क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी इस चेंज, जब ये ट्रैवलिंग इन्होंने की, इनकी बॉडी पे जर्क आया, थोड़ी थकान हुई, गर्मी था, इनकी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है, कि जैसे ही प्रेशर आ रहा है इनको अब नींद आ रही है, थकान हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, अभी आप नए नए आए हैं, आगे चलकर साल भर बाद क्या होगा? साल भर बाद तो हम तुम्हें ढूंढेंगे तुम कहां हो। तो इसके लिए तुम्हें अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी फूड हैबिट, फिजिकल हेल्थ और फूड हैबिट दोनों चेंज करनी पड़ेगी। देखो ये नहीं करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। कहना बहुत आसान है कि टीना डाबी की तरह आईएएस टॉपर बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये सिखाता कोई नहीं है। फोटो सबने लगा रखी होगी, आइए देखिए आप भी टीना डाबी बन सकते हैं, उस तरह टॉप कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि शुरुआत कैसे होती है, चेयर पे कैसे बैठते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं। एक्चुअल में पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम है? तो अब हम गुरुकुल में हमने क्या सेगमेंट बनाया ये समझो। तो गुरुकुल को हमने बांट दिया है 365, अब ईयर नहीं बोलेंगे, 365 डेज। ठीक है, आप क्या करोगे? कैलेंडर बनाओगे, प्लस 365 डेज। फर्स्ट ईयर इसको हम लोग बोलेंगे, दिस इज नोन एज फर्स्ट ईयर। सब लोग जो भी आफ्टर 12th पढ़ाई करना चाहते हैं
वो इस मेथड को सीख ले और मेरे साथ काम कर, सब लोग लिखेंगे, जितना बोलता जा रहा हूं उसको लिखते जाएंगे। डन? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 365 डेज प्लस 365 डेज। तो ये 365 डेज का पहला सेगमेंट हो गया। इसमें एक चार्ट बना लोगे और इसको काटना शुरू कर दोगे, इसको रिवर्स में चलेंगे, जैसे 365, 364, 363 और इसको कट करते जाओगे। इतने दिन मेरे बचे। इससे कभी भी तुम्हें ट्रैक करने में आसानी होगी कि भाई मेरा पढ़ाई कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूं, कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते इसके बाद। और मुझे बताना कि इससे पहले तुम्हें जीवन में किसी ने ये मेथड बताया कि नहीं बताया। तो अपना दिन इस तरह से कैलकुलेट करो, एक चार्ट ऐसे बना लो या यहीं एक कॉमन लगा लो अपनी क्लास में ही, क्योंकि अब तो ज्यादातर तुम्हें क्लास में बैठना है, हॉस्टल तो तुम्हारे सोने की जगह है, तो यहीं बैठना है, यहीं पे काट के पर डे उसको खत्म करते जाओ। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में हमें कुछ चीजें कवर करनी है, जैसे फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं फंडामेंटल 5। यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट बने हैं इन्हीं 5 सब्जेक्ट के डेरिवेटिव से बने, इनको कोर सब्जेक्ट बोलते हैं, मदर ब्रांच बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मदर ब्रांच या कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। हड़बड़ी करनी नहीं है, कोर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट इसी के डेरिवेटिव है। पहला हिस्ट्री, इतिहास, लिख लो इसको। दूसरा पॉलिटी, तीसरा इकोनॉमी, ज्योग्राफी, भूगोल, और साइंस, विज्ञान, बेसिक साइंस। ये फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट है। साइंस से निकल कर आया टेक, पॉलिटी से निकल कर आया गवर्नेंस, इकोनॉमी से निकल कर आया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, राइट। और हिस्ट्री के हमारे फर्दर पार्ट आगे डेवलप होते हैं। क्लियर है? प्लस इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स नहीं लिखोगे, लिखोगे न्यूज़पेपर, नाम लिखो उसका, न्यूज़पेपर। प्लस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ये हमारा फर्स्ट ईयर का टारगेट होना चाहिए। और इनका जो बेसिक सोर्स होगा वो एनसीईआरटी बेस्ट है एंड एनआईओएस, ये बेस्ट सोर्स है। कभी भी जब आप तैयारी की शुरुआत करें स्टैंडर्ड बुक्स पर मत जाएं, कभी भी मत जाएं। आपका मन है आप इंटरनेट से जाकर लक्ष्मीकांत फलाने ठिकाने के लो, वो तुम रट लोगे, समझ नहीं पाओगे, यूपीएससी का क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं। और एनसीईआरटी एंड एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जो बुक्स होती है 11th-12th की, बहुत ही शानदार किताबें होती हैं। तो अब ये तो हो गया किताब का नाम, लेकिन इनको यूपीएससी में कैसे यूटिलाइज करना है? इनको यूटिलाइज करना है बीटीएल से। बीटीएल, बिटवीन द लाइन मेथड। ये लाइन बाय लाइन पढ़कर एनसीईआरटी कोई मास्टर बन ही नहीं सकता, वो स्कूल की किताब है। इसको जो यूपीएससी के लिए जो पढ़ने का मेथड होता है उसको बोलते हैं बीटीएल, बिटवीन द लाइन, यानी आशय को समझते हुए। बीटीएल में 2 पार्ट होते हैं, बीटीएल के 2 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक। और गुरुकुल में ये दोनों चीजें सिखाई जा रही हैं। बीटीएल में 2 पार्ट होते हैं किसी भी टॉपिक का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, हर सब्जेक्ट के 2 पार्ट, स्टैटिक और डायनामिक। जैसे उस दिन मैंने 11th क्लास की पॉलिटी की किताब खोली और उसमें मैंने जो है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी वर्ड इस्तेमाल किया। तो पहला बीटीएल में स्टैटिक हो गया कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी वर्ड को समझो। ठीक है, तो स्टैटिक के भी 2 पार्ट होते हैं। अब देखते जाओ कि एक किताब कितने तरीके से पढ़ी जाती है। स्टैटिक के 2 पार्ट होते हैं, एक हैंडल विद केयर होता है, हैंडल विद केयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन, यानी अप्लाइड पार्ट। ठीक है, स्टैटिक के 2 पोर्शन होते हैं। हैंडल विद केयर यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय मुझे उस कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने वर्ड यूज किया पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सो एक्चुअली में तुम्हें पहले की इस चैप्टर में क्या है, मैं इसको कितने घंटे में पढ़ना है, पहले मुझे उस शब्द का सही मतलब जानना है। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एंड योर टीचर बोथ, नहीं हो तो मुझे बताओगे कि एक एक छोटा छोटा वर्ड, जैसे मान लो हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्किंग, पहला हमारा टॉपिक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं?
वाई वी आर यूजिंग वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन? बोले अरे ऐसा ही जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जो तुम्हें समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जैसे मैंने उस दिन क्वेश्चन पूछा था वर्क और फंक्शन में क्या अंतर होता है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शनैलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे? तो पहला होता है बीटीएल को समझने के लिए हैंडल विद केयर, यानी जो शब्द हम प्रयोग करेंगे उसमें रुको और समय लो। फर्स्ट ईयर में तुम्हें कुछ भी भागदौड़ नहीं करनी है, जहां भी मन में दिमाग में भागदौड़ आए सिलेबस का पूरा करेंगे, कब पढ़ेंगे, अपने गाल पे एक मार लो खींच के। जब मारोगे तो तुम्हें याद आएगा कि उजांग सर ने क्या, ये जो मैं बता रहा हूं उसको आज चार्ट बनाकर कमरे में चिपका लेना, और यहां पर भी मुझे क्लासरूम में भी एक चार्ट चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। क्यों? हैंडल विद केयर, यानी एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द को। जैसे मोबाइल लेते हो ना, हैंडल विद केयर, गिर जाएगा फूट जाएगा, इसी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझो। जैसे सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, कितने प्रकार होते हैं? तो नहीं, सोशल चेंज, सोशल चेंज हमने पढ़ लिया, याद कर लिया कि दिस इज फॉर द सोशल चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? चेंज किसे कहेंगे, बदलाव क्या होता है? इज इट ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव? राइट, हु डिसाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव? Who decide? If someone is, something is positive for someone, negative for someone. समझ में आया? तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव हैं, एक दृष्टिकोण है, किसी के लिए जो अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा है। Who decide? Who decide? Majority decide. What is the meaning of majority? It is the number or it is the political identity? Suppose that इन द अफ्रीका, जब भारत में लोग आए, छोटी सी बात कह रहा हूं, अंग्रेज आए तो कितने कम थे? और उन्होंने भारत के लोगों पे कब्जा कर लिया, 25 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया। तो नंबर वाइज कौन ज्यादा था? इंडियंस ज्यादा थे, भारतीय ज्यादा थे। लेकिन पावर किसके पास कॉन्स्टिट्यूट थी? वायसराय कौन होता था? अंग्रेज। जज कौन होता था? अंग्रेज। पावर किसके पास वेस्टेड थी? अंग्रेजों के पास। सो मेजॉरिटी में इज इट द नंबर और इज इट द पावर? मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट समझने में? ये जो आर्गुमेंटेटिव नेचर होता है यही यूपीएससी है। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. तुमने जिस दिन इसको अलग करना शुरू किया, जैसे क्लासेस में आए, टीचर ने लिखा दिया, तुमने छाप लिया, तो जैसे तुम्हें अपना रिमाइंडर डालना है, अपने आप को काटते रहने से, जो चिंगोटी की तरह काटते रहना उसमें, ये जैसे ही तुम लीनियर लर्निंग करना शुरू कर दो, छापना शुरू कर दो, अपने आप को याद दिलाओ कि ये यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी में आर्गुमेंटेटिव होना जरूरी है। अब मैंने तुम्हारी बात को काट दिया कि नहीं काट दिया? बात तुमने बिल्कुल सही की, मेजॉरिटी। बट इन दैट सेंस अफ्रीका कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है? कुछ यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को बर्बाद कर दिया। सो मेजॉरिटी इन विच सेंस? इन द नंबर और इन द पावर, इन द रिसोर्सेज। तो ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तुम्हारा दिमाग घुमा रहा है ना? तो बीटीएल तक जाने के लिए स्टैटिक और डायनामिक दो पार्ट होंगे। स्टैटिक के दो पार्ट होंगे, वन इज हैंडल विद केयर एंड द सेकंड वन इज एप्लीकेशन पार्ट। क्लियर हुआ कि मुझे इसको अप्लाई करना है? तो ये जब होगा तब तुम्हारा बीटीएल तैयार होगा। जिसका बीटीएल तैयार है, मजाल है कि यूपीएससी एक क्वेश्चन भी इसके दाएं बाएं हो जाए। देयर आर फंडामेंटल मिस्टेक्स। ज्यादातर क्लासेस फंडामेंटल मिस्टेक करती हैं। तुम आए हो ना मुखर्जी नगर से, कई जगह गए भी होगे, 1 महीना रहे हो ना वहां पे, तो ऐसे पढ़ाया जाता ना, पॉलिटी की शुरुआत लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन, फलाना ढिकाना। स्टूडेंट को सिखाते ही नहीं है कि सोचते कैसे हैं। और ये भी कई बार लोग क्लेम कर देते हैं मेरे नोट से सब कुछ आ जाएगा। क्या यूपीएससी इतना हल्का इंस्टीट्यूट है? टॉप मोस्ट लोगों को चुन रहा है
रिकमेंडेट कर रहा है, वो रिकमेंडेशन कर रहा है, क्या वो किसी नोट से क्वेश्चन बनाएगा? लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लें आईएएस बन जाएंगे, पढ़ लो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब तक इस मेथड में नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी दोनों की, कि न्यूज़पेपर और डायनेमिक स्टेटमेंट, जैसे डायनेमिक मतलब जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, तो इनके साथ उसके पोर्शन को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसमें पंचायती राज आएगा। अब पंचायती राज में क्या हुआ कि आपने पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट और एक बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सब तो आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टायर सिस्टम, 3 स्तरीय सिस्टम। लेकिन इस बार जो कुरुक्षेत्र आया है वो पंचायती राज पर आया है। कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास की मैगजीन है, और उसमें पंचायती राज में भी हाल में जो सरकार ने चेंजेस किए हैं, जो ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ाया है, इससे एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आ रहा है, सोशल मैसेज जनरेट हो रहा है। और कई साल पहले जो महिलाओं ने प्रधान बनना शुरू किया तो एक पोस्ट जनरेट हुई प्रधान पति, तो महिला घूंघट में है, सीट रिजर्व है, लेकिन उसका पति जो मूछे एकदम तान के फोटो लगा, तुमने भी पोस्टर देखे होंगे, वो अपना जाके प्रधानपति बना हुआ है, वो कर रहा है, महिला एकदम अपने घर में रोटी बना रही है। बट इन दैट केस अभी कुरुक्षेत्र में केस स्टडी दे रहे हैं कि किस तरह से वो महिलाएं और जो ऑफिसर से जो डीएम बनकर गए, उन्होंने फीमेल से कहा कि भाई आप चुने गए हो ना, आपका पति यहां से बाहर भाग, यहां से भगा दिया उसको, बोला वाइफ को भेजो। अब वो पहली बार अपने घर की चौखट न, बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो पहली बार अपने घर से बाहर निकली, उन्हें अपनी पावर का रियलाइजेशन हुआ कि ये पावर तो मेरे अंदर वेस्टेड है ना, और उन्होंने फिर बहुत बड़े चेंजेस को जन्म, उनके अंदर पढ़ने की इच्छा आई कि हम भी पढ़ सकते हैं, उनको शर्म आई कि हम अंगूठा टेक कहलाते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके दिमाग में लगा कि बहुत से बदलाव का हम भी हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया कि कोई मैसेज आ रहा, डॉक्यूमेंट आ रहा, तू मुझे पढ़ के बताएगी, और इससे एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत हुई, सोशल चेंज की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे वही महिलाएं, अब एक नया फेज की स्टडी आई है कि अब वो महिलाएं जो हैं वो सोशल चेंजेस में अग्रदूत यानी कि आगे जा रही, और यही कारण है कि अभी प्रधानमंत्री ने महिला किसानों के लिए ड्रोन परियोजना शुरू की और ड्रोन ट्रेनिंग वहां पे शुरू कराई है फीमेल फार्मर्स, क्योंकि भारत में जो भी कृषि होती है वो पुरुषों के हिसाब से, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, हल है, ये महिलाएं नहीं चला सकती। तो ये क्या हो रहा है, उनको फोकस करते हुए, टेक्नोलॉजी का इंटरफेस करते हुए उन फीमेल्स को स्पेशल ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है, इंटरनेट की ट्रेनिंग दी जा रही है, ग्राम सभाओं को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान पड़ रहा है। आज अभी रिपोर्ट ये कहती है, जब आप पढ़ोगे, कई महिला ग्राम पंचायत बहुत पढ़ी लिखी हो रही हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर बन गई हैं वो महिलाएं, और उनको देखा देखी आसपास के गांव में इनोवेशन बढ़ता चला जा रहा है। आज वो इंटरनेट का यूज करते करते, पढ़ते पढ़ते वो ऐसी टेक्निक यूज करी, कैसे घर के कूड़े से खाद बना, कैसे पानी को साफ रखें, कैसे कोई इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी जाए, कैसे अपने गांव की प्रगति के बारे में बताया जाए, सेल्फ हेल्प में पार्टिसिपेशन किया जाए, और ये एक बहुत बड़े, जो हम कहते हैं ना कि हमारा ग्रासरूट लेवल पे चेंज की शुरुआत हो गई है। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत की परिभाषा लिखे, बहुत से लोगों को लगता होगा बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ ली तो बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चा, बहुत पुराना क्वेश्चन, इससे कुछ नहीं तुम्हारा होने वाला। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राम सभाओं में क्या नए सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, महिला किसानों को कैसे खेती में लाने के लिए उनको एग्रीप्रेन्योर, फार्मर नहीं, एग्रीप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वर्ड सुना है ना, जो उद्यमी करता है, उसी तरह एक नया शब्द आ रहा है एग्रीप्रेन्योर, कि किसान एग्रीप्रेन्योर हो सकता है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। तो वर्ड इज न्यू, इज लिखो, इसको लिख भी नहीं रहे हो, एग्रीप्रेन्योर। तो अब आपको समझ में आया कि एक छोटे से शब्द से मैंने कितने डायमेंशन क्रिएट कर दिए। अगर ये पढ़ने का हमारा तरीका रहा, मैं आपसे बता रहा हूं, आपसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा, गुरुकुल के स्टूडेंट से डिबेट करना लगभग इंपॉसिबल हो जाएगा, लेकिन इस वे में हमें पढ़ाई करनी है। ये हमारा फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में हम 365 दिन क्या लेके चलेंगे, 10 आवर्स स्टडी चैलेंज, पर डे 10 घंटे,
जिसमें आपकी इफेक्टिव स्टडी निकल कर आएगी, पहुंचानी है, निकलेगी नहीं। इफेक्टिव स्टडी आपको पहुंचानी है, प्रभावशाली जो अध्ययन है वो नियरली 8 आवर्स, नियरली 8 आवर्स। ये आपका निकल कर आया, आपने खुद कैलकुलेट किया, मैंने ग्राफ कराया था, कितना निकल रहा है? 12 घंटे नहीं निकल रहा है ना? कितना निकल रहा है? 7.5 घंटे। 12 में 7.5 निकल रहा है, सोचो तो 10 में कितना निकलेगा? 8 निकालना है, क्योंकि टॉपर्स निकालते हैं और टीना डाबी ने निकाला था, तो आपको कंपटीशन फेस करना होगा। यही गुरुकुल आपको तैयार कर रहा है। और आपको यहां सुबह आके कुर्सी में, इतना बढ़िया एनवायरमेंट है, बैठ जाइए कुर्सी पकड़ के गुरुकुल में। मेंटर आपके सामने, टीचर आपके सामने, हर समय आप निगरानी में। आप डायरी मेंटेन करिए, इतनी बारीकी से कहीं ध्यान आपके ऊपर नहीं दिया जाएगा जितनी बारीकी से यहां आपको ध्यान दिया जा रहा है। आपको खुद को बदलना है, नहीं तो बहुत आसान होता है, सीधे लिखाया और छापना शुरू कर दिया। आप भी क्वेश्चन नहीं पूछते हो, टीचर भी सोचता है कि पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये मेथड है पढ़ने का, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक में 2 पार्ट, हैंडल विद केयर एंड एप्लीकेशन। इसको कहां यूज करेंगे? डायनामिक का मतलब होता है कनेक्ट टू द न्यूज़पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स, और नॉट ओनली न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अभी कुरुक्षेत्र से इसको मैनेज कराया, डायनामिक पोर्शन। ठीक है, तो ये जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तब हमारा बीटीएल प्रिपेयर होता है। और जिसका बीटीएल पे कमांड है, एनसीईआरटी एक्चुअली में वही पढ़ रहा है, एनआईएस वही एक्चुअली पढ़ रहा है। बाकी तो सब छपाई चल रही है, वो उंगलियां फिराते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पहले चैप्टर का पहला पैराग्राफ लोगों को नहीं पता, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? इससे चमक पढ़ो। पढ़ने का पर्पस होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हमारी मास्टरी होनी चाहिए, उस पर हमारा कमांड होना चाहिए। राइट, समझ में आया? तो अभी हमारा 365 डेज का टारगेट रहेगा। 10 आवर्स चैलेंज हम लेंगे और आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। आपका जो सक्सेस पॉइंट होगा वो एक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि आप डायरी कितनी अच्छी मेंटेन करते हैं। ठीक है, डायरी सबको दे रखी है, MIT 10 आवर चैलेंज, MIT 10 आवर चैलेंज। और आज मैंने आपको क्या सिखाया सुबह मेंटरशिप की क्लास में? जेम्स। इसको आदत बना लो, जेम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जेम्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेम्स। ये 4 चीज पूरी होगी तो एक टास्क माना जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जेम्स। जैसे रत्न होते हैं ना, वो आपके जीवन के रत्न हैं। तो जी का मतलब होता है गेट अप, सुबह जल्दी उठना, एक फिक्स टाइम पे उठना। जो भी आपका टाइम है फिक्स कर लो, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। बॉडी तब परेशान होती, नींद तब आती जब हमारा सोने और जागने का टाइम डिस्टर्ब होता है। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होना चाहिए। गुरुकुल आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर रहा है। जब बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या होगा? एफर्टलेस स्टडी। तुम्हें पढ़ने के लिए खुद को तैयार नहीं करना होगा। तुम्हें पता होगा मेरा बॉडी, मेरा माइंड एकदम तैयार है पढ़ने के लिए। और जिस दिन एफर्टलेस स्टडी आ गई, उस दिन तो तुम्हें कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तुम्हारा कंपटीशन ही मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हारा कंपटीशन ही नहीं बचेगा कि कोई तुम्हें आके टक्कर दे सके। ये बात याद रखना, और ये हो जाएगा। दूसरा है एक्सरसाइज। ई मतलब एक्सरसाइज। एम फॉर मेडिटेशन, मस्ट है। जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट गुण सीख लो, खुद को मेडिटेशन में क्वेश्चन करो। एंड एस फॉर स्क्राइब, लिखना। डेली लिखने की आदत डाल लो, पॉजिटिव अफर्मेटिव राइटिंग। मेरा दिन कैसा है, आज मुझे क्या चैलेंज फेस करना है। जिस दिन तुमने लिखकर बात करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। संसार में जितने भी लोग हुए हैं वो डायरी राइटिंग जरूर करते हैं, जो भी बहुत आगे बड़े व्यक्तित्व बने। अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखो, आज मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। आज आपने देखा कि मैंने गुरुकुल के स्टूडेंट्स को, फिर पेरेंट्स को लेटर लिख के भेजा। मैं आप लोगों का 75 डेज चैलेंज डेली लिखता हूं कि आज मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, आज क्या नया चैलेंज आया, कितने लोग थके, कितने लोग भगे। मैं सब लिखता हूं क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड है। मुझे और इसमें क्या करना चाहिए, पीछे पे पलट के देखता हूं कि कब उनके अंदर डाउनफॉल आ रहा है, कब ये अच्छा कर रहे हैं। तो आप अपनी स्टडी का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दो। क्लियर है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जेम्स। ये जब चारों चीजें एक साथ पूरी होंगी तब तुम्हारा एक टास्क कंप्लीट होगा। तो लिखो MIT जेम्स है तुम्हारा। 4 चीजें, फिक्स टाइम पे उठना, गेट अप, एक्सरसाइज करना, चाहे तुम कोई भी योग करो, रनिंग करो, जो भी करो, पसीना आना चाहिए और हार्ट पंप होना चाहिए। एक्सरसाइज का सिंपल नियम, बॉडी नहीं बनानी है, पसीना आ जाना चाहिए तुम्हें और हार्ट पंप, ताकि आप ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा कर सको।
तब तुम दिन भर रिफ्रेश रहोगे। मेडिटेशन मस्ट है तुम्हारे लिए, और स्क्राइब यानी लिखना। जेम्स का कॉन्सेप्ट तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर है? यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो हम 10 आवर चैलेंज लेके चलेंगे। फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। न्यूज़पेपर की आदत डालेंगे। कोई रेस नहीं लगानी है, पूरे साल भर सीखने के लिए पढ़ना है। अब आ जाओ सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर दूसरे साल गुरुकुल के, यहां आपका जो टास्क होगा वो 12 आवर ही होगा, 12 घंटे। यहां पर जीएस के 4 पेपर, 1, 2, 3 एंड 4। हर पेपर के कई पार्ट होते हैं। 1 के 3 पार्ट हैं, 2 के 2 पार्ट हैं, 2 में भी क्या, 2 में भी 2 पार्ट हैं, 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 4 मेजर पार्ट है। एथिक्स का पेपर, तो ये कई पार्ट में डिवाइड है, प्लस एसए 250 मार्क का एसए, प्लस इंग्लिश कंपलसरी, प्लस ऑप्शनल। तो सेकेंड ईयर तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना, तो ऑप्शनल हम फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने बताया ऑप्शनल को कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है। और एक चीज याद रखना, ये जीएस पेपर 3, आज मैं इशिता के मार्क्स देख रहा था, पिछले साल की आईएएस टॉपर, उसके भी जीएस पेपर 3 में बहुत कम मार्क्स हैं। 3 साल से कंसिस्टेंटली जीएस पेपर 3 के मार्क्स 100 के अंदर टॉपर्स के हैं। तो टॉपर के 100 के अंदर हैं, तो बाकी की तो छोड़ दो। लेकिन एथिक्स के मार्क्स सबके बहुत अच्छे हैं। तो एथिक्स के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा, जब हम फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में हमें एक काम और करना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल में तुम आधा घंटा बुक्स रीडिंग का टाइम दो। ये एनसीईआरटी एनआईएस से बाहर निकलकर बुक रीडिंग का टाइम देना शुरू कर दो। क्लियर है? कोई भी, सबसे पहले कौन सी किताब पढ़नी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। लिखो, सत्य के मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी। सत्य के मेरे प्रयोग पहली बुक आपको जो पढ़नी है। गांधी के बिना यूपीएससी में कुछ नहीं है, ये याद रखना। गांधी नहीं तो यूपीएससी नहीं। सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसको रीड करना है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद की कोई भी एक किताब, चाहे उनकी जीवनी, बायोग्राफी, चाहे युवाओं के लिए मेरा संदेश, कई तरह की उनकी बुक्स आती है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है आपको। क्लियर? इसके बाद है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, अमर्त्य सेन और जीन रेज। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, इसकी किताब का नाम ही है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। इनमें से कोई भी एक किताब के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हो। और जैसे इन्होंने रॉबिन शर्मा उठाई, लो अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हो। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बड़ी प्यारी किताब है। और इनकी जो सबसे फेमस किताब है, जो इनकी पहली किताब थी, द मॉन्क हु सोल्ड फरारी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ये भी बड़ी अच्छी किताब है। इनके साथ साथ आप इनकी एक और किताब पढ़ सकते हो, 5 AM क्लब, कि सुबह 5 बजे उठने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो इनकी 2-3 किताबें बहुत अच्छी हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो। तो ये जो सेल्फ रीडिंग है, ये गुरुकुल में बड़ी इंपॉर्टेंट चलेगी। हम लोग बुक रीडिंग क्लब बनाते हैं, और बुक रीडिंग क्लब में हम किताबों को डिस्कशन करते हैं। तो गुरुकुल का पूरा आनंद उठाइए। गुरुकुल को एक फैमिली की तरह पूरा टाइम यहाँ पे 10 घंटा, मतलब 10 घंटा यहाँ से निकलना नहीं है। इसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करेंगे, सामने जगह है स्पोर्ट्स में, यहाँ पे सब कुछ सारा सामान है। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कुछ करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। बोर नहीं होना है, बोरियत नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रखना। तो सेकेंड ईयर में हमारे पास बहुत काम है, और हम 12-12 घंटे एवरेज यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 12 घंटे का चैलेंज। इस समय तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी लगभग 10 से 11 घंटे आ जानी चाहिए। यानी इस लेवल पे हमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है? तो ये सेकेंड ईयर में हम करेंगे, सेकेंड फेज में हम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलना, और सेकेंड में हमें बहुत काम है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं,
हम यहां से सेकेंड ईयर का कुछ काम हम कम करेंगे। जैसे हम ऑप्शनल 1 महीने के अंदर अपना शुरू करेंगे। 1 महीने के अंदर हम अपना ऑप्शनल धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, पहली बार हम समझेंगे, सेकेंड ईयर में उसको ब्रश अप करेंगे, ताकि सेकेंड ईयर में हमारे लिए वो नया ना हो, वेट ना हो, क्योंकि देखो सेकेंड ईयर में काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी हिंदी ग्रामर भी तो पढ़ना है, ये तुम्हें तो पता है नहीं, 300 नंबर का तो भी बचा हुआ है, और सेकेंड ईयर में प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, अभी तो उसके बारे में बात ही नहीं हुई है, क्वेश्चन कौन लगाएगा? तो सेकेंड ईयर में बहुत प्रेशर है, राइट, इसीलिए 2+1 कहा। अब समझ में आई पूरी पिक्चर? तो एक एक करके तैयार कर। अब सवाल ये है कि 365 + 365, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? हेल्थ और मेंटल हेल्थ। देखो हमारा एक पहलवान आया था होली के टाइम पे इतने जोश में, हम पूरा ताइक्वांडो खेलते हुए, कितने दिन हुए, महीना छोड़ दो, कितने दिन हुए सर, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। 1 महीने हुआ है, अभी आप क्या हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस मत करो। जब एक्सप्लोर किया जाता है तो एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता। ये लाइन लिखो, एक्सप्लोर कर रहे हो यूपीएससी को, क्या क्या संभावनाएं हैं, मेरी क्या संभावना है। जब एक्सप्लोर किया जाता है तो एक्सपेक्टेशंस नहीं की जाती है। यानी जब माइंस खोदी जाती है, जब कोई आदमी सोना खोदने निकलता है तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता पहली कुल्हाड़ी में सोना निकल जाएगा, क्योंकि जैसे तुम एक्सपेक्टेशन करोगे आप गहराई में खोद ही नहीं पाओगे। तो जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको अंतिम सीमा तक जाना पड़ता है। सो फर्स्ट ईयर तुम्हारा एक्सप्लोर का ईयर है। हम तुमसे कहेंगे, मान लो अभी मैंने कहा कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ो, अब तुम्हें हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन एक्सप्लोर करो कि सर ने कहा है तो इसमें कुछ खास बात तो होगी, ये कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करेगा। मैंने तुमसे कहा कि ये बुक पढ़ने की आदत डालो, बोले यार किसी कोचिंग में नहीं कराते, सीधे सीधे नोट्स दे देते हैं, 14-14 किलो की रद्दी। हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें पता वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। अभी उस दिन मैंने एस्से पढ़ के सुनाया था ना, कौन सी किताब उस एस्से को कवर करेगी? कि हर घूमने वाला भटका हुआ नहीं होता। बताओ इसका क्या मतलब निकालोगे? और 125 नंबर दांव पे लगे हुए हैं तुम्हारे। तो आपको खुद को बनाना होगा। अब यहां जो सबसे बड़ा चैलेंज है 365 + 365 दिन में अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलना। कितने लोगों को इतने ही दिन में हेल्थ चैलेंज आने शुरू हो गए? ईमानदारी से बताओ। 1 2 हेल्थ चैलेंजेस, हाँ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों। घबराहट होना, बोर हो जाना, ठीक है, मन में ऐसा आना कि यार यार क्यों रोज रोज यहां आ रहे हैं, ये दिमाग ये खेल खेल रहा है ना। कितने लोगों को बोरियत और ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई बताओ? और जिनको नहीं, वो देखो ये रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, हाँ, उसके बाद तुम्हारा दिमाग भटक रहा है इतना। डायरी नहीं लिखती हो, डायरी नहीं लिखती हो ना? क्या तुम्हारा टीचर बोल रहा है ना, अगर तुम डायरी लिखती होती तो खुद से बात कर पाती। और मैंने देवन से बोला था ना लिखो बेटा, तो गुरु की बात नहीं मानी तो देखो राक्षस पैदा हो गया। तो गुरु की बात नहीं मानोगे। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट हूं, मैं तुम्हारे बारे में पूरी कुंडली बता सकता हूं, क्या क्या कहां कहां गलती करोगे। तो आपको 100% गुरुकुल में अपने आप को डिवोट कर देना है, जो कह रहे हैं करो, क्योंकि इनका काम है प्लानिंग करना। आप प्लानिंग और लड़ाई एक साथ नहीं कर सकते। प्लानिंग कोई और करता है और फॉलो कोई और करता है। तो ये वॉर जोन है, यहां आप अकेले नहीं हो। तो आपसे जो कहा जा रहा है वो करो। अगर ये हैबिट सीखोगे इतने दिन तक तभी टिक पाओगे, नहीं तो बैकपैक बहुत लोगों का हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। 2 साल इतनी आसानी से नहीं टिक पाओगे यहां पे। तो प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। यूपीएससी में जो बहुत कुछ पढ़ना होता है ना, वो व्यवहार से पढ़ा जाता है, बिहेवियर से पढ़ा जाता है, सराउंडिंग से पढ़ा जाता है, किताबों से नहीं। लेकिन उसको पढ़ने के लिए तुम्हें अवेयर, फोकस और कंसिस्टेंट तीनों होना चाहिए। तुम अपने अंदर ही उलझे रहते हो, हर समय तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर डाउट करता है, तुम रोज परेशान रहते, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार मैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे साथ। तो जब सेल्फ डाउट कर लोगे तो सेल्फ डाउट भस्मासुर की तरह होता है। भस्मासुर की कहानी सुनी है? तो क्या हुआ, उसने उसको वरदान था कि जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो जिसने वरदान दिया उसी पीछे पीछे, शंकर जी के पीछे पीछे लग गया, बोला चलो हम तुम्हें निपटा देते हैं आज। तो लास्ट में विष्णु जी को मोहिनी का अवतार लेकर आना पड़ा। तो डांस किया तो उसने क्या किया, नाचते नाचते उसने सर पे हाथ रख लिया और वो जल के खाक हो गया, इसलिए भस्मासुर कहा जाता है। तो कई बार हम स्टूडेंट क्या होता है, इतना डाउट अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, अपनी पावर्स पे इतना डाउट क्रिएट कर लेते हैं, अपने बारे में इतना निगेटिव सोच लेते हैं
कि हम भस्मासुर हो जाते हैं। और हमारे पास सारी क्षमताएं थी कि हम कर सकते थे, कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है। आप ये चैलेंज फॉलो तो करिए, आज आपको लगेगा कि नहीं ये सब हो रहा है हमसे, हम आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, हम फलाना भी चीज, लेकिन आपसे जो मैंने कहा उसको करिए। जैसे जब मैंने आपसे कहा कि जेम्स होना चाहिए, यानी सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना और लिखना, मेक इट हैबिट। एक काम करके खत्म करो। लिखने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम लिख के तो देखो, तुम्हें कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। रोज सुबह सुबह अपनी लड़ाई जीत जाओगे। हम रोज सुबह अपनी लड़ाई या तो जीतते हैं या हारते हैं, या तो हमारी आदतें हमें चलाती हैं या हम अपनी आदतों को चलाते हैं। चॉइस इज योर्स। और जिसने सुबह का 1 घंटा अपने काबू में कर लिया, उसका पूरा दिन उसके काबू में है। हम पहली लड़ाई हारते ही सुबह हैं और पहली लड़ाई हम जीतते सुबह हैं। अलार्म बजता है, 2 चॉइस होता है, बंद करके सो जाओ या उठ के काम करो। इट्स अप टू यू। इन चेयर से उठकर तुम भाग सकते हो, इन चेयर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। इट्स अप टू यू। क्लियर है? सो गुरुकुल में हमें जो काम करना है वो यही है। 2 साल का हमारा जो टाइम टेबल है, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और उससे पहले अभी हमें हैंडल विद केयर, इसको लिख लो। हमारे आज से पढ़ाई क्या है? हैंडल विद केयर। एक एक शब्द को, अभी एनसीईआरटी सब आ गई है सबके पास, एक एक शब्द को पहले काउंट कराऊंगा, ये सिखाऊंगा तुम्हें। किसके कैसे बुक्स नहीं है अभी, तो 1 दिन का टाइम और दे रहा हूं। सबसे पहले 6 से 12 तक की आप पॉलिटी लेकर आओ, ठीक है? जो नोट्स हम देंगे वो हम देंगे। आपके पास एक रीडिंग बुक होनी चाहिए। किसके पास नहीं है? कौन है? राइट? जुगाड़ कर लो, छठी जुगाड़ कर लो, कोई बात नहीं, बोरो कर लो किसी से। तो पहला काम हम ये करने जा रहे हैं। डन? तो आप पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस से हैंडल विद केयर पे कॉन्सेप्ट पे लेकर आओगे। और जो आज मैंने सिखाया वो चार्ट बनाकर यहां टांग दो, ताकि रोज देखो उसे कि बीटीएल कैसे डेवलप किया जाता है। बीटीएल के साथ एक और चीज डेवलप होती है, राइट, जिस पर मुझे बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ मेहनत करनी है। और बीटीएल के साथ, बीटीएल तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक एक चीज और ना हो, इसको बोलते हैं LWMI। क्या बोलते हैं? LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ नोट्स। ये अलग तरह के नोट्स होते हैं। क्लियर? तो 2 साल हम इसी तरह से काम करेंगे। लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमें स्मार्ट मेथड सीखना पड़ेगा, सुनते हुए नोट्स बनाने की। और वो चीज हम यहां लगातार सीखते रहेंगे। चलिए, तो एक एक करके स्टेप बाय, समझ में आया 2 साल हमें कैसे बिताना है? अब न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम है, हम इस पर बात करेंगे। गुरुकुल तुम्हें खुद को तैयार करने का नाम है। 100% प्रिपेयर करना है खुद को, कि अगर लग रहा है तो ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं कि अगर हमारे कोई एसेंशियल विटामिन तो नहीं कम है, क्योंकि हमें लंबी जर्नी तय करनी है। अगर कहीं हमें पेन हो रहा है, कहीं हमें कुछ भी दिक्कत हो रही है, हम अभी से उस पर काम करना शुरू करेंगे। ये 8 घंटा सुनने में जितना आसान है, ये कंसिस्टेंटली इस पर काम करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। तैयार है फिर? पक्का? एनर्जी डाउन? राइट? आज का चैलेंज पूरा हो रहा है। 2 घंटे छूट दे दी तुम लोगों को, 2 घंटे। अब सुबह 10 से रात में 8 बजे आप यहां पर बैठेंगे। बैठेंगे? पढ़ाई होगी? आवाज नहीं आ रही है। गुड, कीप इट अप। तो ये हमें पढ़ाई यहां करनी है। और इस मेथड में ये है हमारा BTL प्लस LWMI, ये हमारे पास है। मैंने इसके तरीके बता दिए। इट विल एश्योर, मतलब मास्टर बन जाओगे तुम एनसीईआरटी NIOS के। हमें इसी तरह से करना है। डन? चलो, अब अपनी क्लास थोड़ी और डेकोरेट करो। उसके बाद मिलते हैं फिर हम। मैं 360 की क्लास में आज हम लोग वहां से कुछ अच्छा करते हैं, नए तरीके से कुछ नया निकालते हैं। और जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन लिखने की आदत डालो, ठीक है? कॉर्नल नोट्स नहीं बनाना आता, LWMI नहीं आता, मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके ना, अलग है। कुछ कॉन्सेप्ट NIOS के बहुत ही शानदार हैं, कुछ बुक्स बहुत शानदार हैं। एनसीईआरटी में सारी जानकारियां नहीं दी हुई हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि इन दोनों को मिलाकर हमें करना है। फर्स्ट ईयर में अगर ये दोनों बुक्स के मास्टर बन गए ना, तो फिर आगे के सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट तुम्हारे लिए हलवा।
नहीं, एनआईएस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, और तुम्हें ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम का भी नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें बड़े काम की हैं, वो हमारा काम है कराना, वो हमारा काम है। तुम्हारा काम है यहाँ 10 घंटे बैठना, हम जो जो कराते जा रहे हैं वो करते जाओ, ठीक है। चलो फिर गुरुकुल में अपनी एनर्जी को मेंटेन करके चलो, ठीक है। अभी तो नहीं होगी कोई दिक्कत? हाँ। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.